जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। जो लोग नए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके तहत आई थिंक ये चौथा या पांचवा लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग समझ रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत को। ऐतिहासिक स्रोत को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत का वीडियो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर वो वीडियो जरूर देख लेंगे, तभी ये चीज आपके समझ में आएगी। और आज का जो वीडियो है उसका सेकेंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियो सही तरीके से देख रहे होंगे और सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था हिस्ट्री को, तो दूसरा लेक्चर ही हम लोगों ने देखा था ऐतिहासिक स्रोत का। उस समय हम लोगों ने इसे दो भागों में डिवाइड किया, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का भी हम लोगों ने अलग से वीडियो देख लिया। आज हम लोग पूरा का पूरा यह वीडियो डिपेंड करने वाले हैं किस पर, साहित्यिक स्रोत में। तो अगर हम लोग पुरानी चीजों को याद करें, पुराने वीडियो के बारे में याद करें, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इतिहास को जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोत था, इसे हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। आज इन्हीं सब को हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए, यह जो वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं, यह आपको यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ऑप्शनल में हिस्ट्री रखा है तो भी यह कंटेंट आपके लिए पर्याप्त है, और जीएस में तो यह हेल्पफुल होने ही वाला है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। साहित्यिक स्रोत को हम लोगों ने दो भागों में बांटा। कौन कौन से? भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। जो भारतीय साहित्य था उसे भी हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया था, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। उसके बाद जो विदेशी साहित्य था उसे भी हम लोगों ने तीन भागों में बांटा। जो विदेश के यात्री भारत में आए हुए थे, उन्होंने उस यात्रा के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी, उस समय जो घटित होती थी, तो उनके माध्यम से भी हमें हमारे अतीत के बारे में पता चलता है। तो उसे हम लोग कहते हैं विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। ठीक, उसको हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? रोम और यूनान के यात्री पहला पॉइंट था, दूसरा था चीन के यात्री, और तीसरा था हमारा अरब के यात्री। अब पॉइंट आता है कि सर, क्या ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय साहित्य के आधार पर इतिहास को समझ लिया जाए? हमें क्यों विदेशी साहित्य की जरूरत पड़ी या विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत की जरूरत पड़ी? कई बार यूपीएससी में यह प्रश्न बना है कि क्या भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए भारत में प्राप्त भारत के पुराने साहित्यिक स्रोत से पूरी जानकारी नहीं मिलती है, या भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हमें विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत पर क्यों डिपेंड होना पड़ता है? जो यात्रा वृत्तांत है उनका वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसीलिए मैं इसका स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, वरना हम लोग इसे पहले वीडियो में समझ चुके हैं। देखिए क्या होता है ना, जो भारतीय साहित्य है उनमें वो सारी चीजें नहीं मिलती जो हमें उस समय घटित हुई चीजों को जानना चाहिए, क्योंकि भारत के बारे में बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ाकर भी बताई गई हैं भारतीय स्रोत में। कहीं ना कहीं उन चीजों को नहीं बताया गया है जिनकी आवश्यकता है। और हमें इतिहास की समझ तभी हो सकती है जब हमें फैक्ट मिले। तो जो विदेशी यात्री थे वो भारत में आए और उन्होंने उस समय के तत्कालीन भारत की स्थितियों को बखूबी वर्णित किया है। उनमें भी हम लोग उस पर भी पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। क्यों? उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो चीन के यात्री भारत आए हुए थे वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करते थे बौद्ध धर्म पर, तो इस वजह से उनके यात्रा वृत्तांत का जितना भी मटेरियल है पूरा का पूरा बौद्ध धर्म पर ही डिपेंड है। मतलब वो लोग बौद्ध धर्म को ही पूरी तरह से हाईलाइट किए हुए हैं। लेकिन जो रोम के यात्री हैं, रोम के यात्रियों के साथ भी यही हुआ है। रोम के यात्रियों के पास क्या था कि वो यहाँ की संस्कृति और कल्चर और भाषा को नहीं जानते थे, तो इस वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। खास करके जो मेगास्थनीज की एक बुक है इंडिका, उसी पर वो लोग डिपेंड हो गए। अगर हम लोग बात करें अरब यात्रियों की, तो अरब यात्रियों के साथ भी सेम यही हुआ है। वो लोग भी यहाँ की भाषा और संस्कृति से परिचित नहीं थे, तो इस वजह से उन्हें जो सही लगा उन्होंने वो लिखा।
और अरब के जो यात्री हैं वो ज्यादातर भारतीय साहित्य पर डिपेंड होते हैं। तो इस वीडियो में ओवरऑल हम लोग यही समझेंगे कि भारतीय साहित्य कौन कौन से थे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके माध्यम से हमें अतीत के बारे में पता लगता है, और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत कैसे हम लोगों को पुरानी चीजों के बारे में बताते हैं। उम्मीद करता हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए होंगे। बोर्ड पर बहुत कम चीजें हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहेंगे। चलिए बोर्ड पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय साहित्य, उसके बाद देखेंगे हम लोग विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत अर्थात विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में कुछ पौराणिक कथाएं हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, रचनाएं हैं, उनको हम लोग देखेंगे और उनके माध्यम से यह भी देखेंगे कि उनसे हमें किस चीज के बारे में पता लगता है। तो मैंने जिस तरह से चार्ट बना रखा है आप लोग भी बना लेंगे। देखिए हिस्ट्री लेंदी सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन इसे इजी बनाकर कैसे चीजें याद की जा सकती हैं वो आपको समझना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मटेरियल जो है हमारे पास, जो कंटेंट है, वहां पहुंचने से पहले मैं आप लोगों का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दूं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर दूं। उसके बाद अगर आप लोग चीजें लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक, तो कोशिश यही है। पता नहीं आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं कि नहीं, ये आप पे डिपेंड है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए जो भारतीय साहित्य है इसमें कुछ फेमस ग्रंथ हैं, जैसे अष्टाध्यायी। यही प्रश्न बनता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अष्टाध्यायी, इसके रचयिता कौन है? तो पाणिनि। और इस किसके बारे में है? अगर आपसे प्रश्न बनता है कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा रचित है उसमें किस चीज के बारे में बात की गई है, तो वो है व्याकरण ग्रंथ। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा और इसके माध्यम से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारियां मिलती हैं। ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने लिखा है, इससे मौर्य काल के बारे में, लेकिन स्पेशल तौर पर चंद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में हमें पता लगता है। ठीक, ये चीज याद रखेंगे, एकदम फैक्ट है। फैक्ट आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये मैं भी बोलूंगा, बाकी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक, नीतिसार के रचयिता कौन है? कामंदक। इसके किसके बारे में इससे पता लगता है? गुप्तकालीन राज्य तंत्र के बारे में पता लगता है। मतलब गुप्त काल का जो राज्य तंत्र था वह किस तरह का था, इसके बारे में हमें पता लगता है कामंदक द्वारा रचित नीतिसार से। ठीक, आगे आते हैं। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की, ये सारी रचनाएं हम लोग देख चुके हैं पहले वीडियो में ही। ठीक, कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम, शुंग वंश के बारे में जो हमें जानकारी देती है। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। रघुवंशम भी कालिदास की ही एक रचना है। इससे समुद्रगुप्त की विजय के बारे में हमें पता लगता है कि समुद्रगुप्त ने कुल कितनी विजय की थी। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में हमें बताता है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है और पृथ्वीराज की जितनी उपलब्धियां थी, पृथ्वीराज चौहान की जितनी भी उपलब्धियां थी, उनके बारे में हमें अगर पता लगता है तो किससे लगता है? चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से। ये मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बोला था कि इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी, इससे कश्मीर के राजवंश के बारे में हमें पूरा पता लगता है। कई बार यह प्रश्न बना है, तो याद रखेंगे आप लोग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखा, गुजरात के शासकों के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वही लिखा है जो कई बार बड़े एग्जाम्स में प्रश्न बने हुए हैं या फिर जिनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग इतनी चीजें याद रखेंगे, एनफ है। अगर आपको लगता है आपका जैसे ऑप्शनल है तो आप लोग इसमें कुछ और ग्रंथ भी ऐड कर सकते हैं। तो भारतीय साहित्य में ओवरऑल इतने ऐसे साहित्य हैं जिनके माध्यम से हमें पता लगता है। अब जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, और कालिदास की ही कई सारी रचनाएं हम लोगों ने देखा था, जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद हम लोगों ने बाण भट्ट की भी बहुत सारी रचनाएं देखी थी, जिसमें प्रमुख थी हर्षचरित और कादम्बरी। ये सारी आप लोगों को रचनाएं याद करनी पड़ेंगी और इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। आई थिंक दूसरा वीडियो था, ठीक, तो उसे जाकर आप लोग एक बार देख लेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ देखे थे, बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ देखा था, और ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोगों ने, ब्राह्मण साहित्य में हम लोगों ने क्या देखा था? कुल 10 चीजों को हम लोगों ने समझा था। तो ये सारी चीजें आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएंगी, आप लोग जाकर याद कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें अगर रिवाइज करवाना चाहूं तो जैसे बौद्ध धर्म में कौन कौन सा था?
विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, ये सारी फेमस घटनाएं, सॉरी फेमस कृतियां हैं बौद्ध धर्म की, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। जैन धर्म में भी इसी तरह से परिशिष्ट पर्वम थी, भद्रबाहु चरित्र था, भगवती सूक्त था और कल्प सूक्त था। इस तरह से रचनाएं थी, आपको याद करना पड़ेगा। संगम साहित्य में हम लोगों ने क्या देखा था? तिरुकुरल, सिलप्पाधिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि का जिक्र शायद यहाँ पर भी आया है, नहीं आया है, आप लोग याद कर लेंगे। प्रबंध चिंतामणि है यहाँ पर, मेरुतुंग द्वारा रचित। तो वो सारी कृतियां भी आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। बोर्ड छोटा है, इस वजह से सारी चीजें मैंने नहीं लिखी है, आप लोग जाकर वो वीडियो देखकर चीजें याद कर लेंगे, ठीक। चलिए आते हैं विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत पर। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में भारतीय साहित्य से ज्यादा महत्व दिया गया है विदेशी साहित्य को, लेकिन जो यूनान के साहित्यकार हैं, अर्थात यूनान के यात्री थे। यूनान के यात्री कौन कौन से थे? मेगास्थनीस, निरियाकस, हेरोडोटस, अरिस्टोबुलस, इस तरह से बहुत सारे यात्री थे। उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा उसे हम लोग पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि वो भाषा और परिवेश से परिचित नहीं थे। भारत की जो लैंग्वेज थी, जो यहाँ का नेचर था, उससे वो लोग परिचित नहीं थे। इस वजह से अपनी बहुत सारी चीजें उन्होंने लिख दी है अपने यात्रा वृत्तांत में। जो उन्होंने सोचा, जो उन्हें सही लगा, उन्होंने लिख दिया। तो इस वजह से पूरी तरह से यहाँ सत्य नहीं माना जा सकता। चीन के जो यात्री हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने बौद्ध धर्म पर फोकस किया हुआ था, इस वजह से उन्हें भी हम लोग पूर्णतः सत्य नहीं मानते हैं, ठीक। अल-बरूनी जो एक अरब यात्री थे, ये उपलब्ध भारतीय साहित्य पर, जो भारत के साहित्य तत्कालीन समय में अवेलेबल थे, उनके माध्यम से इन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा। अपने खुद के नॉलेज से इन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अल-बरूनी ने उपलब्ध भारतीय साहित्यों पर फोकस किया, अपने अनुभव पर कुछ भी नहीं लिखा। इस वजह से इसे भी हम लोग पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते। पूर्णतः सत्य न मानने का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से असत्य है। इनकी बहुत सारी चीजें हमारे इतिहास को जानने में हेल्प भी करती हैं, लेकिन पूरी तरह से इन पर डिपेंड होकर हम लोग अगर भारतीय इतिहास को समझना चाहें तो ये ऐसे दिखाते हैं, ऐसे की बजाय ऐसे दिखाते हैं। इस वजह से एक पर हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते। अब इन्हीं में हम लोगों ने डिवाइड किया था यूनान व रोम के यात्री, चीन के यात्री, अरब के यात्री। यूनान और रोम के यात्रियों में जो सबसे प्राचीन यात्री थे वो कौन कौन से थे? तो हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, टीसीएस। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इतिहास लिखते समय भारत के बारे में जानकारी ईरान से प्राप्त किया था। इस वजह से इन पर बिलीव उतना नहीं किया जा सकता। इनसे ज्यादा अगर किसी पर बिलीव किया जा सकता है तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ भी बहुत सारे यात्री आए थे, जैसे निरियाकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये सब भारत आए हुए थे सिकंदर के साथ और इन्होंने कृतियां लिखी, उन्हें वैलिड माना जाता है। सबसे फेमस कृति है, सबसे वैलिड जो विदेशी यात्री मेगास्थनीज को माना जाता है, इनकी पुस्तक है इंडिका। और यूनान के और रोम के जितने भी लेखक हैं या जितने भी यात्री हैं वो सब इंडिका नामक बुक पर ही डिपेंड थे, ठीक। उसी के माध्यम से इतिहास को लिखा। इसमें क्या कहा गया है कि शासन प्रबंध पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इंडिका जो बुक है मेगास्थनीज की, शासन और प्रबंध पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। मतलब कि उस समय के जो शासक थे उनका प्रशासन कैसा था, प्रबंध निर्णय कैसा था उनका, इन पर इन्होंने फोकस किया, न कि सामाजिक रीति रिवाजों पर। उस समय का जो कल्चर था सोसाइटी का, उस पर इन्होंने फोकस नहीं किया है मेगास्थनीज महोदय ने। उन्होंने सिर्फ शासन और प्रशासन के बारे में लिखा है इंडिका नामक बुक में। तो प्रश्न बनता है कि इंडिका किताब या इंडिका ग्रंथ जिसके माध्यम से भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है वो किसके द्वारा रचित है? तो मेगास्थनीज के द्वारा। ये कहाँ के यात्री हैं? तो यूनान के, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, यह एक ऐसी कृति है जो यूनान और रोम के लेखकों में सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके राइटर के बारे में पता नहीं है। तो इसका जो लेखक है वो अज्ञात है। इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें इंडिया के बारे में पता लगी है। तो यूनान के जो यात्री थे, यूनान व रोम ओवरऑल अगर देखें तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है कौन सा?
पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी और उसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका। दो चीजें याद रखेंगे। चीन के जो यात्री थे इनका टाइम पीरियड याद रखेंगे, फाहियान ह्वेनसांग। एक चीनी यात्री और आया था जिसका नाम है इत्सिंग, तो उसकी कृतियां बहुत ज्यादा नहीं है तो इस वजह से उस पर फोकस नहीं किया गया है। फाहियान 5वीं ईस्वी में भारत आया था, 14 वर्ष रहा और बौद्ध धर्म पर इसने प्रकाश डाला। ठीक, याद रखेंगे। फाहियान ह्वेनसांग हर्ष के कार्यकाल में भारत आया था, 16 वर्षों तक भारत में रहा, धार्मिक अवस्था और राजनीतिक दशा पर इसने फोकस किया था। ठीक, तो ये चीन के यात्री हो गए। इनका फोकस ज्यादातर बौद्ध धर्म पर ही था। इनका टाइम पीरियड याद रखेंगे, कब आए थे और किसके शासनकाल में आए थे। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट था। और एक यात्री और है इत्सिंग, उसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अरब के यात्री सुलेमान 9वीं सदी ईस्वी में भारत आया, पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखता है। भारतीय इतिहास में पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में हमें जानकारी देने वाला यात्री कौन है, तो अरब का सुलेमान, जो 9वीं शताब्दी में भारत आया हुआ था। अल मसूदी 1941 से 943 ईस्वी तक राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के बारे में लिखा। 941 में यह भारत आया और 943 ईस्वी तक भारत में रहा, अर्थात यह कितने साल तक रहा, 3 सालों तक भारत में रहा और राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के बारे में यह बताता है। याद रखेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। सुलेमान पाल और प्रतिहार शासकों के समय में आया, अल मसूदी राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में आया। अबू रिहान, जिसे हम लोग अल बरूनी बोलते हैं, यह गजनवी का समकालीन था। ठीक, तो इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे, महमूद गजनवी का यह समकालीन था और भारत आया हुआ था यात्रा पर। तो अबू रिहान अल बरूनी जो अरब का यात्री है, इसने बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट तौर पर दी। कैसे? इसने भारत में संस्कृत भाषा सीखी। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो किसी भी देश की कल्चर या संस्कृति के बारे में आपको जानने के लिए वहां की स्थानीय भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप उससे रिलेट कर पाएंगे खुद को। तो ये माइंडेड बंदा था और इसने सबसे पहले संस्कृत भाषा सीखी और अपनी एक फेमस बुक लिखी, तहकीक उल हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी बैंक रेलवे में हमेशा रिपीट होता हुआ आया है कि तहकीक उल हिंद निम्न में से किस विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई है, तो वह अल बरूनी द्वारा लिखी गई है। अगर ऑप्शन में अल बरूनी ना होके अबू रिहान भी दिया है तो आप लोग टिक कर देंगे, क्योंकि अबू रिहान को ही अल बरूनी कहा जाता है। ठीक, इसने क्या क्या चीजें भारत में सीखी वो आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, सृष्टि शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, दर्शन, धार्मिक क्रियाएं, रीति रिवाज, सामाजिक विचारधारा, इतनी सारी चीजें इसने भारत की सीखी, तभी जाकर वह भारत के इतिहास के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट दे सका है। मैंने आप लोगों को बताया, इंडिया ही नहीं, अगर आप किसी भी कंट्री के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, उस समय के तत्कालीन कार्य विधियों के बारे में जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको वहां की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, जिससे कि आप वहां के लोकल लोगों से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई या बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है ऊपर से कि आप जहां जाओगे सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है ना। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, और आप संपर्क का सबसे बड़ा माध्यम जो होता है वो क्या होती है, लैंग्वेज। मुझे हिंदी आती है, आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है, मैं क्या समझूंगा आपको, आप मेरी लैंग्वेज कैसे समझेंगे। तो इस वजह से यह दिमागदार बंदा था, भारत के बारे में जानने के लिए यहाँ आया, और उस समय सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इस वजह से इसने संस्कृत को सीखा और बड़े बड़े आचार्यों के साथ बैठकर यह शास्त्रार्थ किया करता था, और भारत के इतिहास के बारे में इसने बहुत सारी चीजें हमें बताई है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। आज एनर्जी आपको नहीं दिख रही होगी, उसके पीछे भी रीजन है, कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं आप लोगों को टाइम इस समय नहीं दे पा रहा हूं, आप लोग भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दोनों तरफ से अगर सही सहयोग मिलता रहा तो वीडियोज आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ये आप लोगों से मेरा प्रॉमिस है। 2022 के एग्जाम के पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर करवाना है, वो गारंटी मेरी है, लेकिन उसमें आप लोगों को योगदान देना पड़ेगा। योगदान ये कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवा ले। आप सबको पता है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को यूपीएससी का पूरा पैटर्न यहाँ पर बताया जा रहा है विथ नोट्स। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने एम को अचीव करें।